वर्ष 2047 जब स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी शताब्दी समारोह का, तो भारत को विकसित भारत के रूप में बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश राज्य को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया और उस दृष्टि से उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर और विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के जनमानस से और प्रबुद्धजनों से, विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से, प्रगतिशील किसानों से उसके बारे में सुझाव उन्होंने मांगे हैं और उसके संदर्भ में सभी मंडल मुख्यालयों पर, जनपदों में और विभिन्न संस्थाओं में विचार मंथन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। और उसी क्रम के भीतर लखनऊ में 17 तारीख को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रातः 10 बजे से विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित कृषि, इस संदर्भ में एक मंथन का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर भारत के कुल कृषि भूमि का 11% हिस्सेदारी है, भूमि उपलब्ध है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश 21% से ज़्यादा 22% के करीब उत्पादन पैदा कर रहा है। और हम खाद्यान्न उत्पादन में देश में पिछले 7 वर्षों से लगातार सर्वप्रथम स्थान पर हैं और गत वर्ष 737 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सरकार के डबल इंजन की सरकार के प्रयासों और किसानों के जागरूकता के कारण संभव हो पाया है। बाजरा, मसूर और राई सरसों में हम दूसरे स्थान पर हैं, आलू उत्पादन में पहले स्थान पर हैं और इसी प्रकार से गन्ना उत्पादन और सब्जियों के उत्पादन में भी आज और दूध के उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। 2016-17 में जब उस समय समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस समय जो कुल ग्रास वैल्यू GSVA जो था वो मात्र 2 लाख करोड़ रुपए का था। गत वर्ष 2024-25 में वह बढ़ करके 118.5% बढ़ करके 4,35,000 करोड़ रुपए हुआ है और हम इस साल उम्मीद करते हैं कि हम लोग 5.5 लाख करोड़ में इस साल हम पहुंच जाएंगे। जहां विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का $12 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने का लक्ष्य रखा, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने $6 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा। उसमें से $1 ट्रिलियन एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी होगी। उस दृष्टि से हम लोगों ने जो देखा है कि जो किसानों के पास जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के साथ उनको जागरूक करना, जिससे किसानों की आय में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी की जा सके, वृद्धि की जा सके, साथ साथ में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाए जाने के लिए समय से फर्टिलाइजर को उपलब्ध कराना और उसके साथ साथ उनके बीच में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती को सरल बनाया जाना। इसी प्रकार से जो सीमांत और लघु किसान हैं उनके क्लस्टर बना करके क्लस्टर का भाव प्रेरित करना, क्योंकि छोटी जोत की खेती कम लाभप्रद है और बड़ी जोत में लागत भी कम होती है और पैदावार की गुंजाइशें भी ज़्यादा बढ़ती हैं। इस नाते क्लस्टर अप्रोच को भी विकसित किया जाना और साथ साथ में जलवायु, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके अनुरूप उन क्लाइमेटिक जोन के भीतर उन प्रकार के फसलों को विकसित किया जाना और साथ साथ में प्रोटेक्टिव फार्मिंग को, खासतौर पर सब्जियों और फलों की दृष्टि से संरक्षित खेती को आगे की ओर बढ़ाया जाना। और उत्तर प्रदेश के भीतर 12 लाख हेक्टेयर के करीब बंजर ऊसर जमीन है, तो क्रमशः उसको खेती योग्य बना करके और किसानों को पट्टे पर उपलब्ध कराया जाना, जिससे के माध्यम से हम खेती बाड़ी उसके बीच में बढ़ा सकें। इसके साथ साथ उन्नतशील प्रमाणित बीजों की उपलब्धता के लिए हम लखनऊ में एक सीड पार्क तैयार कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह के नाम पर,
राज्य के भीतर 5 सीड पार्क और हम लोग तैयार करेंगे और उसके क्रमशः तैयार करते जाएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश बीज उत्पादन की दृष्टि से भी वह एक महत्वपूर्ण प्रदेश हो सके और अपने किसानों को बीज उत्पादन की ओर प्रेरित करके उनको अच्छी आमदनी हम दिला सकें, उस दृष्टि से उसका प्रयास करना, निर्यात और संवर्धन के दृष्टि से भी हम लोग प्रयास करेंगे। और इस दृष्टि से अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 17 नवंबर को 10 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम लोगों ने एक इसके ऊपर कार्यशाला, एक दिवसीय कार्यशाला रखी है और उस कार्यशाला में हमारे मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त और विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ साथ सभी जो हमारे कृषि संबंधित हमारे कुलपति हैं और पशुपालन के कुलपति हैं, वो सारे और जितने ICAR के इंस्टीट्यूट हैं, 10 इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में हैं, विभिन्न प्रकार के उनके डायरेक्टर्स और 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट और निदेशक कृषि विभाग और जितने भी हमारे निदेशक हैं अन्य, उन वो सब और अवकाश प्राप्त भी ऐसे वैज्ञानिक जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं या विभिन्न हमारे डायरेक्टर्स जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उनको भी उसके भीतर बुलाया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रदेश के 4 पद्मश्री किसानों को, यूपी डास के लोगों को और जो सॉइल कंजर्वेशन के जितने डीडी और प्लांट प्रोटेक्शन के डीडी हैं उन्हें और सभी मंडलों से एक डीडी को इस कार्यशाला के भीतर और सभी जेडीएच को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे उनके अनुभव और उनकी क्या सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव हैं और उसकी कार्य योजना कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके ऊपर एक पूरी कार्यशाला, भविष्य की कृषि की रूपरेखा, जो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित कृषि होगा, उसकी पूरी कार्य योजना के लिए उनसे सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और उसके भीतर ओपन डिस्कशन भी हम लोगों ने रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रदेश की राजधानी में यह अपने में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। इसके भीतर वो प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी बुला रखा है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के भीतर अपने अचीवमेंट किए हैं और कैसे किए हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी। इसी प्रकार से लगभग 20 के करीब जो बेहतर FPO जो कृषि उत्पादक संगठन और समूह हैं, उनके लोगों को भी बुला रखा है कि वो उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाए जाने में विकसित कृषि का जो रोल है, $1 ट्रिलियन इकानमी को पहुंचाए जाने में उनके जो अपने अनुभव हैं और जो उनकी सफलता की कहानी है, साथ साथ में जो वैज्ञानिकों के अनुभव हैं, उसके आधार पर हम लोग यह अपनी कार्यशाला संचालित करने जा रहे हैं। उसके भीतर कुछ विशेष हाइलाइट्स हमारे हैं कि डिजिटल एग्रीकल्चर, यूज ऑफ डिजिटल इन इंफ्रास्ट्रक्चर और AI का इस्तेमाल, क्योंकि आज कृषि के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मौसम के हालात किसानों को हम सही तरीके से अवगत करा सकें, इसके लिए भी AI की ज़रूरत है। उनके क्रॉप्स के क्या पोजीशन है उसके बारे में उनको जानकारी दे सकें, इसके लिए AI का एग्रीकल्चर सेक्टर के भीतर इस्तेमाल। दूसरा इशू है उसके भीतर क्लाइमेट जो चैलेंजेज हैं आज की, जलवायु परिवर्तन। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा कि कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश हुई और कुछ जिलों में समय से बारिश नहीं हुई, बाद में कहीं बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई, तो जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, उस दृष्टि से क्लाइमेट चैलेंजेज और को देखते हुए हम कैसे जो मौसम प्रतिरोधी प्रजातियों को विकसित कर सकें और कौन सी वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सके एग्रीकल्चर की, जिससे वो मौसम की मार से किसानों को बचाया जा सके। इसी प्रकार से सॉइल हेल्थ प्लानिंग, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार रासायनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत मात्रा में कमी हो गई है। इसी प्रकार से पशुपालन और हरी खाद का इस्तेमाल नहीं किए जाने की वजह से भी जो भूमि का क्षरण हो रहा है और साथ साथ में जमीन के भीतर ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो रही है, तो उसके ऊपर भी एक चर्चा होगी कि सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को कैसे हम मेंटेन बना करके रखें और उसमें किसानों को किस प्रकार से जागरूक करें, उनका वही सुझाव उसके भीतर प्राप्त किया जाएगा। इसी तरीके से
जिस प्रकार केमिकल फर्टिलाइजर मानव जीवन या पशुओं के लिए भी बड़ी पैमाने पर हानिकारक है, तो उसमें नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है और उसका भविष्य और उसकी प्रैक्टिस के बारे में कि कौन सी प्रैक्टिसेज उसको बढ़ाई जा सके, इस पर विचार विमर्श होना है और उनके बारे में उनसे सुझाव लेना है। इसके लिए भी जो उसके अनुभवी क्षेत्र के लोग हैं उनको हम उसके भीतर आमंत्रित कर रहे हैं। इस प्रकार से फार्म मैकेनाइजेशन की आज ज़रूरत इस बात की है कि गाँव में श्रम करने वाले लोगों की कमी को देखते हुए खेतीहर काम कैसे किए जा सकते हैं, तो उसके लिए आसान कृषि यंत्रों को कैसे विकसित किया जाए और जो खेती के लिए उपयोगी हैं, फार्म मैकेनाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का विविधीकरण, जैसे विगत वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रयास किया, उसकी वजह से प्रदेश में बड़े पैमाने पर दलहन और तिलहन की खेती बढ़ी है। जो 3 क्रॉप के भीतर सिकुड़ गई थी कि धान, गेहूं और गन्ना, अब धान, गेहूं, गन्ना से निकाल करके हमने उनको तिलहन और दलहन की खेती की ओर बढ़ाया है और 2-3 वर्षों से मक्का के खेती के प्रति भी उत्साहित किया है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप और उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, इसके बारे में वहाँ पर चर्चा उसकी की जाएगी। इसी तरीके से चेंज इन क्रॉपिंग सिस्टम, कि जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है धीरे पिछले कुछ दशकों से वह चेंज जो है वो थोड़ा बिलेटेड हो गई है। हम खरीफ में जो पहले एक कोशिश करते थे कि 15 मई से 15 जून के बीच में हमारी खरीफ की फसलें आ जाएं, धीरे धीरे किसानों ने उसको ले जा करके जुलाई महीने तक कर दिया। धान जुलाई महीने तक लग रही है। नतीजा क्या है कि उसकी वजह से रबी में जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लग जाती थी, अब वो भी चेन जो है पिछड़ गई। तो इसके बारे में भी किसान को जागरूक करना कि कैसे वो समय से करें। बाद में टेम्परेचर हाई हो जाते हैं। गेहूं के समय में टेम्परेचर मार्च के महीने में या फरवरी में भी पिछले साल देखा गया कि टेम्परेचर हाई हो गया तो दाना सिकुड़ जाता है। दाना सिकुड़ने की वजह से उसको एक तो उसकी वजन कम हो जाती है, दूसरा उसकी वो दाम भी कम हो जाता है। तो ये इन चीज़ों को उसके बारे में टेक्निकल तरीके से जागरूक किया जाना और उसका डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉपिंग चेंज जो हो रहा है उसको कैसे हम उसको ले आकर के उसकी सर्किल को ठीक कर सकें और भविष्य में देश के बाजारों में और विदेश के बाजारों में जो भविष्य के अनुरूप हम फोकस करेंगे कि कौन से क्रॉप को जिसके बाजार में अच्छी कीमत मिल सकती है या दुनिया में जहाँ पर मांग है वहाँ हम उसकी आपूर्ति कर सकते हैं, तो उसके ऊपर कौन से चीज़ों पर हम फोकस करें या उसके बारे में उनके क्या सुझाव हैं उनके बारे में चर्चा होगी। और इसी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ 2047 विकसित भारत का संकल्प रखा है, उसी के साथ साथ उन्होंने आत्मनिर्भर और स्वदेशी की चर्चा भी उन्होंने की है। तो आत्मनिर्भर भारत में कृषि क्षेत्र के भीतर हम खाद्यान्न उत्पादन में तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन दलहन और तिलहन में हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं। दाल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में देश के भीतर पैदा नहीं होती और उत्तर प्रदेश में भी कम होती है। और इसी तरीके से लगभग 25,000 से लेकर के 40,000 करोड़ रुपए के बीच में सालाना दाल का इंपोर्ट हमारा देश करता है। और उसी प्रकार से तिलहन के मामले में भी लगभग 1.25 लाख करोड़ से लेकर के और 1,35,000 40,000 करोड़ रुपए तक का खाने का तेल आयात होता है। तो दलहन और तिलहन के मामले में उसको लक्षित किया जाना कि हमारे किसान आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए दलहन और तिलहन की खेती की ओर आगे बढ़ें। और इसके लिए ऑयल सीड हम इस साल जो है आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने उसकी व्यवस्था किया है। इसी तरीके से मक्के के ऊपर फोकस किया जाना। आप जानते हैं कि अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाए जाने का भारत सरकार ने निर्णय कर रखी है। तो अभी तक जो है वो मोलासिस बेस्ड इथेनॉल आपूर्ति होती रही है। अब मक्के का इथेनॉल मोलासिस से के तुलना में ज़्यादा उसके भीतर इथेनॉल का परसेंटेज आती है और इस नाते इथेनॉल के खेती को, मक्के की खेती को फोकस करना कि जो पेट्रोल और डीजल बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं हम कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, इसके लिए मक्के के रूट से इथेनॉल तैयार करके
और पेट्रोल में ब्लेंड किया जा सके, उसके लिए उत्तर प्रदेश में हम मक्के के हब के रूप में अगले 2047 तक और पिछले 5-7 सालों में फोकस करके हम लक्षित करें कि जिससे कि हम उत्तर प्रदेश को उसका हब बना सकें और उसके बेसिस पर हम इथेनॉल बनाने वाले बहुत सारे ये रिफाइनरीज हैं वो उनका इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के भीतर बढ़ेगा। तो इस दृष्टि से रॉ मटेरियल कैसे उपलब्ध हो सके उसके लिए हम लोग यह प्रयास करेंगे और इस नाते उसके बारे में भी कि कैसे मक्के का जहाँ पर पैदावार बढ़ेगी तो उसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है और कमर्शियल यूज कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो यह इन चीज़ों को टारगेट करके और वैल्यू एडिशन संपूर्ण कृषि क्षेत्र के भीतर कि उसको कैसे हम वैल्यू एडिशन की ओर ले करके जा सकते हैं, यह इस दृष्टि से हम लोग प्रयास इस बारे में करेंगे। और इसीलिए इस तरीके से शी अन्न के खेती पर भी फोकस करना कि आजकल अभी दिल्ली में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर खराब हो गया है और 30% लोग जो है लंग्स और चेस्ट से बीमार हैं। और अपने प्रदेश के भीतर भी कल या आज कभी अखबारों में रिपोर्ट देख रहा था कि अपने राज्य के भीतर भी लंग्स और चेस्ट और निमोनिया के किसी अखबार के भीतर था कि बड़े पैमाने में लोग बीमार हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो सजेशन आए थे कोविड काल के भीतर कि शी अन्न का उपयोग हमारे भीतर जो है वो रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप करता है और साथ साथ में जो न्यूट्रिशन हमको मिलना चाहिए वो मिलती है। और इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने शी अन्न पुनरुद्धार योजना 5 सालों के लिए प्रारंभ किया। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम इसीलिए हम लोगों ने प्रारंभ किया। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में उनसे सुझाव प्राप्त कर सकें। और अब की बार हम लोगों ने तिलहन की खेती को बढ़ाया जा सके, इसके लिए बड़े पैमाने पर हमने मिनी किट देने के फैसले और दलहन के मिनी किट देने के फैसले किए, जिसके भीतर 8 लाख मिनी किट हम लोग इस साल वितरित कर रहे हैं दलहन और तिलहन के 57। और साथ साथ में इंटर क्रॉपिंग गन्ना का जो शीतकालीन काम था उसके भीतर कैसे हमारा ये GSPF बढ़े, इसके नाते हमने ये अभियान चलाया है कि गन्ने की खेती में हम इंटर क्रॉपिंग सरसों और दलहन के का करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने 5700 कुंटल सरसों के बीज उपलब्ध कराए हैं कि जहां पर इंटर क्रॉपिंग का जो किसान गन्ना लगा रहा है वो लेना चाहेगा तो निःशुल्क उसको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी के साथ साथ क्लस्टर में सरसों की खेती जहां पर विकसित हो रही है 10 एकड़ 15 एकड़ 20 हेक्टेयर तक 30 हेक्टेयर तक, तो क्लस्टर फार्मिंग की दृष्टि से भी उनको भी हमने तय किया है कि निःशुल्क बीज उनको हम उपलब्ध करा रहे हैं। 5700 कुंटल बीज भारत सरकार की और राज्य सरकार के सहयोग से हम लोग किसान भाइयों के भीतर यह वितरित कर रहे हैं। और इसी प्रकार से इंटर क्रॉपिंग के भीतर सरसों को भी लगाए जाने के लिए जो गन्ना किसान सरसों लगा रहा है उसको भी हम दे रहे हैं और मसूर के बीज भी उन किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि उसे 2 फायदे होंगे। एक तो उसकी अतिरिक्त आमदनी बढ़ेगी और साथ साथ में ये ज़्यादातर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर शीतकालीन गन्ना लगाई जाती है लगभग 2 लाख हेक्टेयर के भीतर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जहाँ लगती है हम लोगों ने उनको चिन्हित किया है किसान भाइयों को, और उनके खेत में हम मसूर या सरसों ये इसकी इंटर क्रॉपिंग हो सके, जिसका हम लोगों ने कैसे $1 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर बढ़ सके उसके प्रयास प्रारंभ किए हैं। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण ठोस सुझाव उस कार्यशाला में आए। ये विचारार्थ यह एक जो प्रदेश के बड़े वैज्ञानिक हैं और जो फील्ड के भीतर काम कर रहे हैं या उन्होंने काम का अनुभव है, ऐसे सारे लोगों का यह कार्यशाला यहाँ हम लोगों ने आहूत कर रखा है। और मैं चाहूँगा और उसमें उन किसानों को भी जिन्होंने इस पर काम किया है या FPO जिन्होंने इस पर काम किया है, ऐसे सभी एक बड़ा समूह वहाँ पर कृषि क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में विकसित उत्तर प्रदेश के साथ विकसित कृषि कैसे हो सकती है